Audio Jungle. सरकार ने अर्थव्यवस्था को राहत के लिए किया बड़ा ऐलान। 6,28,000 करोड़ से अधिक के 8 बड़े आर्थिक राहत पैकेजों की घोषणा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 25 लाख लोगों को 1.25 लाख रुपए तक के ऋण का मिलेगा लाभ। कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र जबकि 60,000 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 93,869 रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के साथ नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया। योजना के तहत महामारी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर मिलेगी सहायता। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए भी किया बड़ा ऐलान। 5 लाख विदेशियों को मुफ्त पर्यटक वीजा। सरकार 11,000 पंजीकृत टूरिस्ट गाइड्स को भी देगी आर्थिक सहायता। केंद्र किसानों को उर्वरकों पर देगी 14,000 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम को किया जाएगा पुनर्जीवित। देश में कोरोना स्थिति पर हुई 29वीं मंत्री समूह की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, दैनिक मामलों में लगातार हो रही है कमी, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सरकार पूरी तरह से चौकस। 12 राज्यों में दर्ज मामलों पर कड़ी निगरानी। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में अमेरिका को पीछे छोड़ा। अमेरिका के मुकाबले में कम समय में लगाई ज्यादा वैक्सीन। अब तक लगाए गए 32.36 करोड़ टीके। वहीं अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख को दी गई वैक्सीन डोज। प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने की खुशी जाहिर। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 46,148 नए मामले सामने आए। रिकवरी रेट हुई 96.80%। दिल्ली में आज से जिम, योग संस्थान और बैंक्वेट हॉल खुले। महाराष्ट्र में 21 लोगों के कोविड के नए रूप डेल्टा प्लस से संक्रमित होने के बाद प्रतिबंधों में दी गई कुछ छूट को लिया वापस। लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण 63 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बीआरओ द्वारा निर्मित पुलों से सीमावर्ती इलाकों में पहुंचना हुआ आसान। ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता गोल्ड। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को कम से कम करना मोदी सरकार की पहली कोशिश रही है। इसी दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने आज कई राहत उपायों की घोषणा की। सरकार ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना की घोषणा की। इनमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है, जिसका लक्ष्य जरूरत वाले इलाकों में चिकित्सा ढांचे को बेहतर करना है। Credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans.
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रमुख कदम के तौर पर सरकार ने 5 लाख मुफ्त पर्यटन वीजा जारी करने की घोषणा की। 11,000 से अधिक पंजीकृत टूरिस्ट गाइड्स और इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। Once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समयावधि बढ़ाने की घोषणा की। इससे लगभग 58.5 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। इस योजना की सीमा 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। Since October till today, till not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited, and they are spread around 79,577 establishments. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. किसानों को राहत देते हुए सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी की भी घोषणा की। इसके तहत 14,775 अतिरिक्त मुहैया कराए जाएंगे। The existing NBS subsidy is up to about 27,500 crores. We have now increased it to 42,275 crores, which means an addition of 14,775 crores have been provided. आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मामलों के लेकर 29वीं GOM की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरदीप पुरी, अश्विनी चौबे, नीति आयोग के CEO सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर पूरी तरह वो सतर्क है। देश के 12 राज्यों में ये नया वेरिएंट पाया गया है। इस लिहाज से 12 राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। Delta plus is also a variant of concern as it is a sub-lineage of the Delta variant. Scientists are right now studying its impact on disease transmission, severity, immune escape and other public health effects. It has also been cultured in the labs and its effect on vaccines is also being studied right now. As a matter of abundant precaution, special surveillance is being carried out in the districts of the 12 states where the Delta plus has been detected. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान देश में म्यूकरमाइकोसिस के मामले भी सामने आए। अभी तक देश में 40,000 केस दर्ज किए गए। Till now we have had a total of 40,845 cases in the country, out of which 31,344 are basically rhinocerebral in nature. Those 3,129 patients because of this, and in these cases those with history of COVID are 34,940, that's about 85.5%. Those having taken steroids, the history is of 21,523 patients, that's about 52%. In 45 to 60, that's about 17,464 cases, almost 40%, and then the rest greater than 60 years of age, 10,082 cases. GOM की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना की वैक्सीन बड़ी तेजी से लगाई जा रही है। In US, they had started their vaccination on 14th of December,
and in India we had started it on 16th of January, and today US has been able to vaccinate or give doses to 32 crore 33 lakh 27,328. So today we have overtaken US in COVID vaccination. Similarly, obviously, of course, we are far more in numbers of doses given to our people as compared to UK, Italy, Germany or France. भारत ने कोविड वैक्सीन डोज लगाने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए, जबकि अमेरिका ने 32 करोड़ 33 लाख के करीब डोज लगाए। गौरतलब हो कि भारत ने अमेरिका से कम समय में उससे ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए हैं। अमेरिका में टीकाकरण की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई थी, वहीं भारत में इसकी शुरुआत करीब 1 महीने बाद 16 जनवरी को हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत द्वारा हासिल की गई अहम उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। भारत ने कोविड के टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जो अमेरिका में लगाए गए टीकों की तुलना में 33 लाख अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने वालों को बधाई दी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 46,148 नए मामले सामने आए। वहीं देश में अब तक 2 करोड़ 93 लाख 9,607 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.94% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 58,578 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.80% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,72,994 है। वहीं पिछले 24 घंटों में 979 मौतें हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक रविवार को 15,70,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल्स की जांच की गई। इस तरह अब तक कुल 40 करोड़ 63,71,000 से अधिक कोविड सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कालूचक मिलिट्री स्टेशन के नज़दीक 2 ड्रोन चिन्हित किए गए। जम्मू जिले में स्थित मिलिट्री स्टेशन में रविवार की रात दोनों ड्रोन्स को देखा गया। रक्षा प्रवक्ता ने DD न्यूज़ को बताया कि पहला ड्रोन मिलिट्री स्टेशन के करीब रात में 11:30 बजे देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन देर रात करीब 1:30 बजे देखा गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन्स को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन घटनास्थल से फरार हो गए। इस मामले में सेना की तहकीकात जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख में कुंगयम गांव से 63 पुलों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन ने 8 सीमावर्ती राज्यों में इन पुलों का निर्माण किया है, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। इन पुलों में जम्मू और कश्मीर में 4, लद्दाख में 11, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 6, सिक्किम में 8, अरुणाचल प्रदेश में 29, नागालैंड में 1 और मिजोरम में 1 पुल शामिल है। पुलों की शुरुआत से सेना न केवल सीमावर्ती इलाकों तक तेजी से पहुंच सकेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आने जाने में आसानी होगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले सीमा सड़क संगठन ने देश को 75 पुलों और सड़कों को बनाकर देश के विकास को गति दी है। उसे 12 सड़कों का लोकार्पण हुआ था। आज 63 ब्रिजेज और रोड्स इनका लोकार्पण हो रहा है। सब मिला जुलाकर 75 यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है, हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अभी हाजिर होंगे। देखते रहिए DD न्यूज़। ट्विटर ने एक बार फिर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की है। ट्विटर ने अपने वेबसाइट पर भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाहर दिखाया है। ये दूसरी बार है जब ट्विटर ने मनमाने तरीके से भारत के नक्शे को गलत दिखाया है।
इससे पहले ट्विटर लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था। इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक इसका संज्ञान लिया गया है। गौरतलब है कि ट्विटर ने देश में लागू IT के नए नियमों का पूरी तरह से अनुपालन भी नहीं किया है। इसके चलते ट्विटर का देश में मध्यस्थ का दर्जा भी हट गया है। इस बीच संसदीय समिति के सामने पिछले हफ्ते ट्विटर के अधिकारी पेश भी हुए, जहां उनसे कई सवाल भी किए गए। 29 जून को फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को भी संसदीय समिति के सामने पेश होना है। भारत ने आज सुबह 10:55 पर ओडिशा के तट पर अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलता से परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान पूर्वी तट के किनारे स्थित विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों ने मिसाइल को ट्रैक और मॉनिटर किया। इस मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। अग्नि-P की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरान समर्थित आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। दरअसल इराक में अमेरिकी सेना के कैंप पर आतंकियों ने ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने ये हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने एक बयान में कहा है कि सीरिया और इराक में ऑपरेशनल और वेपन स्टोरेज वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका द्वारा किए गए हमलों में कितने लोग मारे गए, इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद 5 महीनों के भीतर बाइडेन ने दूसरी बार ईरान समर्थित आतंकियों के खिलाफ हमले का आदेश दिया। वैसे तो पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकारों की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से चलाई जाने वाली ट्री हाउस योजना जरा हटकर है। क्या है ये ट्री हाउस योजना, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश विदेश के पर्यटकों को लुभाने के लिए उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से एक विशेष मुहिम की शुरुआत की जा रही है। इसके जरिए सैलानी प्रकृति का बहुत करीब से दीदार कर पाएंगे। वन विभाग इस विशेष मुहिम के तहत ट्री हाउस बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें पर्यटक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगी सीमा उत्तर पश्चिम वन प्रभाग में बने ट्री हाउस का लुत्फ उठा सकेंगे। इस वन प्रभाग के फाटो रेंज में अब पेड़ों पर तमाम सुविधाओं से लैस घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें सैलानी रात्रि विश्राम कर एक अलग अनुभूति पा सकेंगे। ये ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट है। ये फाटू रेस्ट हाउस के निकट जो है एक बरगद का पेड़ है और उसमें हमने एक ट्री हाउस बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है और इस तरह के अभी 5 और बनने हैं। तो इसमें जो पर्यटक बर्ड वॉचिंग के लिए या अपने वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए काफ़ी ये इफेक्टिव रहेगा। इस ट्री हाउस में 2 कमरे हैं और इन कमरों में 5 से 6 सैलानी रुक सकते हैं। दरअसल ट्री हाउस पेड़ के ऊपर बने घर हैं, जिसमें बेहद सुसज्जित कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों को बनाने में लकड़ियों और बांस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के एक ट्री हाउस की कुल लागत लगभग 4 से 5 लाख रुपए आती है। रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटकों को एक रात के लिए लगभग 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड वन विभाग की ये योजना आने वाले दिनों में पर्यटन को बढ़ावा तो देगी ही, पर्यटक भी इस अनोखे ट्री हाउस को खूब पसंद करेंगे। खेल जगत में विश्व कप तीरंदाजी स्टेज 3 में शानदार प्रदर्शन करने वाली तीरंदाज दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई और इतिहास को दोहराने में वो सफल रही। सबसे पहले दीपिका ने महिला टीम के साथ फाइनल में मैक्सिको को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसके अतानु दास के साथ मिलकर तीरंदाजी विश्व कप के मिक्स्ड रिकर्व इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। यही नहीं, दीपिका ने व्यक्तिगत इवेंट में भी कमाल दिखाया और रूस की एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सोमवार को गोल्ड मेडल जीता, जबकि युवा खिलाड़ी मनु भास्कर
मनु भाकर 7वें स्थान पर रहीं। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत के लिए ये पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सनोबत ने क्वालिफाइंग में 591 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहने के बाद फाइनल में 39 का स्कोर किया और गोल्ड मेडल जीता। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने दीपिका, कोमोलिका व अंकिता के विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीपिका और उनकी टीम ने विश्व कप तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। Audio Jungle.